हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात पिछले 10 सालों से इस कानून की बात में हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां लगता है कि कानूनी हक आपका मारा जा रहा है, वहां कानूनी हक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। वो लोग जो ये मानते हैं कि हमारी पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकार अलग अलग स्टेट्स में, सभी जिलों में खोल रखा है। इस विधिक सेवा प्राधिकार की जिम्मेदारी यह है कि आपको कानूनी हक दिलाए, और वो लोग जो महिलाएं हैं, वो जो विकलांग हैं, वो जो SC ST हैं, वे जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, उन तमाम लोगों को कानूनी सहायता और कोर्ट खर्च विधिक सेवा प्राधिकार उठाता है। मुफ्त में आपके पसंद के हिसाब से एडवोकेट भी मिलता है। वैसे लोग भी जो लोग गांव से शहर तक नहीं पहुंच सकते, बस भाड़ा नहीं है, ट्रेन किराया नहीं है, वैसे लोगों के लिए पोस्टमैन, आपके यहाँ जो डाकिया जाते हैं, उनके यहाँ व्यवस्था है। उनके मोबाइल में ऐसा ऐप डाला गया है जिसमें आप अपना कंप्लेन फोटो करके भेज सकते हैं और उस पर विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कार्रवाई की जाती है, उस पर संज्ञान लिया जाता है। हम यह जानते हैं कि भारत में पैसे की कमी, गरीबी, लाचारी और बहुत सारे सामाजिक कारणों की वजह से बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। उस तरह के लोगों के लिए RTE एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। कानून की बात में आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट पर। हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर PK डेविड हैं, जो जोहार, नमस्कार। डेविड साहब, ये हम बात करें, आपको गुजनर कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। ये RTE क्या है, राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा का अधिकार, कानून क्या है? ये 2010 में, ये कानून एक्चुअली 2009 में बना, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से जी। और इसके तहत जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं बिकॉज उनके पास उतनी आमदनी नहीं, उनके गार्जियंस के पास, उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ा सकें जी। तो इस कानून के तहत ये हुआ कि हर सरकार को राज्य में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा पहुंचाया जाए, और हर स्कूल में ऐसा बना दो कानून ताकि उनकी एडमिशन हो जाए, और अगर कोई असुविधा हो तो उसमें सरकार उसकी मदद करे। तो ये अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया इस अधिनियम में। तो निःशुल्क मतलब इसमें फी आपको नहीं देना पड़ेगा, अगर स्कूल को जरूरत है तो वो सरकार उसको मदद करेगी। और अनिवार्य का मतलब होता है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को जो 6 साल से 14 साल के हैं उनका एडमिशन देखें, उनकी उपस्थिति देखें, और वो स्कूल कंप्लीट करते हैं वो भी वो अश्योर करें कि ये हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सरकार की तरफ, सरकार के लिए। राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकारों के साथ इसको टैग किया गया। मौलिक अधिकार यानी कि आपके जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, जीने का अधिकार पूरी गरिमा के साथ। उस गरिमा में हवा, पानी के अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल है।
समान अवसर शामिल है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में यह डाला गया ताकि आप उसकी रिमेडी के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और वो आपको हक दिलाएंगे। अब इस हक के बारे में प्रक्रिया क्या है ये हम डेविड साहब से जानते हैं। ये जो राइट है उस राइट के लिए उनको क्या करना है? एक तो प्रावधान ये है कि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में तमाम लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, किताब पोशाक सारी व्यवस्था स्कूल करते हैं बिल्कुल इस एक्ट के तहत। तो वो खुद जाएंगे या सरकार के लोग जा करके उनको कहेंगे कि भाई आओ? कहीं अपने यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति जो सामाजिक आर्थिक कारण है कि वो बच्चा जो है उनके आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करता है, बकरी चरा करके, गाय चरा करके, जंगल जाकर कंट्रीब्यूट करता है। तो वो इन कारणों से स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो सरकार की जवाबदेही बनती है, अभिभावक की जवाबदेही बनती है, समाज की जवाबदेही बनती है, अदालतों की जवाबदेही बनती है। किनकी जवाबदेही है कि वो बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं? यहाँ तो इनको अधिकार दिया, ये फंडामेंटल राइट हो गया 86th अमेंडमेंट के बाद। और फंडामेंटल राइट होने से ये डायरेक्ट इनको प्रावधान है कि वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। उनका 226 आर्टिकल है और 81 आर्टिकल है। तो ये फंडामेंटल राइट होने से इनको बहुत हक मिल गया है। और इसमें गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर उनके बच्चों को किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता है तो वो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें, उनको जानकारी दें ताकि इसको क्रियान्वित कर सकें वो लोग। और अगर इसके बाद भी नहीं बनता है तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, एकदम ओपन है वो। एक तो यह व्यवस्था है कि सरकारी स्कूलों में विशेष अभियान, स्पेशल कैंपेन चला करके बच्चों को एडमिट कराया जाता है। और इस एक्ट के बनने के बाद से यानी कि 2010 के बाद से इन 13 सालों में स्कूलों में बच्चों के आने की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है। बिल्कुल, भारी संख्या में बहुत। इस कानून में एक और प्रावधान है और वो प्रावधान है कि अगर आप चाहें तो निजी स्कूलों में भी जा सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूल अपने को पब्लिक स्कूल कहते हैं, है प्राइवेट स्कूल लेकिन अपने को पब्लिक स्कूल कहते हैं। तो वहां भी, तो वहां क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है उनके लिए? उनके लिए है कि हर जो प्राइवेट स्कूल है उनको 25% सीट्स रखना है ऐसे बच्चों के लिए। तो वो कंपलसरी है उनके लिए, अनिवार्य है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं उस एरिया में है कि अपने एरिया में 3 किलोमीटर के एरिया में अगर जैसा कोई प्राइवेट स्कूल है तो बच्चे अप्रोच कर सकते हैं और उनको दाखिला लेना है, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। माने जिस समय स्कूल्स ओपन करते हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म ओपन करते हैं, उस समय गार्जियन को अप्लाई करना चाहिए। तो गार्जियन को अप्लाई स्कूल को करना है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अप्लाई करना है? कहाँ वो अप्लाई करें, किसको अप्लाई करें? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तो ये जवाबदेही बनती है वो बताएं कि भाई फला फला स्कूल जो है उस स्कूल्स में एडमिशन ओपन हो गया है तो इसके लिए अप्लाई करें, या सीधे स्कूल को करें, सीधे स्कूल को अप्रोच करें कि भाई आपके यहाँ से निकला है, हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे का नाम लिखाना चाहते हैं। दोनों जगह कर सकते हैं। क्या है ये तो स्कूल में तो करे ही करें, क्योंकि स्कूल का अपना अपना डेट्स रहता है एडमिशन का। तो स्कूल के डेट्स के अनुसार वो एप्लीकेशन देते हैं और उनका जो है कॉपी रिसीप्ट कॉपी जो होता है, ऑफिस कॉपी, रिसीप्ट कॉपी जो है वो उसका एक प्रतिरूप जाके डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जाके वो दे दें ताकि सबके नॉलेज में रहे, सबके संज्ञान में रहे कि भाई हाँ इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी कोई कार्रवाई करना होगा तो करेंगे। तो और उनको पता भी चल जाएगा कि अगर मान लिया ऐसे स्कूल में और पहले से दाखिला हो चुका है बच्चों का, उनके पास जगह नहीं है, तो वो फिर देखेंगे दूसरे स्कूल में जो प्रावधान अगर होगा तो उसको करेंगे। तो इसमें एक्चुअली सरकार की जितनी जिम्मेवारी है उससे ज्यादा जिम्मेवारी तो मैं देख रहा हूं कि गार्जियंस की हो जाती है। तो गार्जियंस को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाओ, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए तुम्हारा अधिकार है, इसको अपना लो, अधिकार को इस्तेमाल करो। तो गार्जियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। और साथ साथ में मैं तो ये चाहूंगा जो एजुकेटेड लोग हैं अगल बगल, जो देख रहे हैं कि बच्चे होटल में काम कर रहे हैं या
कहीं कुछ मीनियल वर्क कर रहे हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है एज अ सिटीजन कि आप उनके गार्जियन को भी बताएं कि देखो तुम्हारी ऐसी व्यवस्था है, सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है, और बच्चों को वंचित नहीं रखो। क्योंकि एजुकेशन, श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि एजुकेशन इज द सिविलाइजेशंस ग्रेटेस्ट लेवलर। इट हैज द पावर टू एम्पावर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड टू हेल्प एलिविएट पॉवर्टी। और ये कहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था किया है सरकार ने, तो इसका तो हमको अपना हक जताना ही चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, मौलिक अधिकार में आ जाने के बाद बोथ साइड, दोनों तरफ, दो स्टॉक होल्डर अगर हम मान लें, बाद में जोड़ेंगे तो 4-5 स्टॉक होल्डर हो जाएंगे इसमें। एक तो है अभिभावक, यानी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल तक ले जाएं। दूसरे हो गई गवर्नमेंटल अथॉरिटी, और तीसरे हो गई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्कूल चलाते हैं। तो जो अभी दिख रहा है कि 3 स्टॉक होल्डर आमने सामने हैं। तीसरा स्टॉक होल्डर जो है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट तक से वापस चले आए कि नहीं, आपका मेंटेनेबल नहीं है और आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बावजूद बहुत सारे स्कूल जो कंप्लेन है, जो जानकारियां हैं, ये कोशिश करते हैं कितना टाल सके और नहीं लेते हैं। इसमें कुछ मामले हाई कोर्ट में चल भी रहे हैं, आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं। तो अगर किसी ने अप्लाई किया, उसका हुआ या नहीं हुआ, यह ट्रांसपेरेंसी कैसे पता चलेगा कि उसका उस स्कूल में हुआ कि नहीं? मिस्टर ए स्कूल में उसने दाखिले के लिए अप्लाई किया, तो वहां उसका आया कि नहीं, नाम सेलेक्ट हुआ कि नहीं, तो यहाँ तो होगा कि नहीं? कहे कि वो तो यहाँ वेट करता रहेगा, सरकारी स्कूल भी उसका निकल जाएगा, उसका भी टाइम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कानून है उसके तहत उनकी क्या जवाबदेही है? ट्रांसपेरेंसी के तहत उनको नोटिस बोर्ड पर लगाना है कि ये सेलेक्ट हुए या नहीं हुए? बिल्कुल बिल्कुल। इसकी जानकारी तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को देना ही पड़ेगा जी। और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे बच्चे दाखिला जब हो जाता है तो उनकी उपस्थिति भी हो, उसको भी मॉनिटरिंग करना है कि ऐसे बच्चे एडमिशन लेके भाग गए, ऐसा भी नहीं होना। उनकी उपस्थिति का एश्योरेंस सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और वो स्कूल अपना कंप्लीट करते हैं, ये भी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो गार्जियन का जितना रोल है अभिभावक का, उतना ही सरकार का भी बनता है, और जो स्कूल में जिस स्कूल में दाखिला है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उनके प्रिंसिपल को भी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है कि ऐसे बच्चे, बाकी बच्चे तो आ रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनके गार्जियन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो फी पे करके भेज रहे हैं बच्चों को, और उनका मॉनिटरिंग हो रहा है, और बस से जा रहे हैं, उनका फी पेमेंट हो रहा है। और ऐसे बच्चे जो फ्री में दाखिला जिनको मिला है, उन पर वो मॉनिटरिंग करना स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है, और इसको देखना फिर सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। इसमें 2-3 चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो आरटीई का मकसद क्या है, आरटीई का गोल क्या है, और आरटीई कैसे पूरा का पूरा सिनारियो चेंज करने वाला है? ये सिनारियो तो कंप्लीट चेंज करेगा। देखिए सरकार ये समझती है कि बिना एजुकेशन का बच्चे का व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा जब तक नहीं शिक्षा होगी। तो शिक्षा होने के बाद ये आदमी का जो नजरिया है वो भी बदल जाता है, व्यक्तित्व विकास बदलता है, उसका मूल्य का भी विकास होता है। तो इस तरह से बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जागृति भी होती है, और वो बच्चे समझने लगते हैं कि हमको और पढ़ना है और कुछ सीखना है। तो ये जो है शुरुआत कर देना 6 से 14 साल के बच्चों में, ये बहुत बड़ी बात होती है, और इससे हमारा जो एजुकेशन में वर्ल्ड वाइड जो पोजीशन था, अब काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हम लोग पहले 135th पोजीशन में थे, अभी हम लोग काफ़ी नीचे आए हैं, हमको 100 से नीचे आ गए, 66 शायद पोजीशन में आ गए एज फार एज एजुकेशन। बहुत सारे स्टेट में तो लिटरेसी का रेट देखिए 100% है, तो उसी तरह से लिटरेसी भी रेट बढ़ेगा। तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो विकास होगा, व्यक्ति का भी विकास होगा,
सरकार का विकास होगा, देश का विकास होगा और लोग समझेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, एक जिम्मेवार नागरिक बनता है। इस कानून के तहत एक व्यवस्था यह भी की गई कि प्री नर्सरी कहें या प्रिपरेटरी स्कूल, तो उसकी भी व्यवस्था की गई, जो आंगनबाड़ी वगैरह है, जहां से कि अब तो स्कूल्स में भी ये व्यवस्था होने वाली है कि 3 साल का बच्चा अगर हो गया तो वहां ले आइए, 3 साल तक वहां पर प्रिपरेशन उसका कराया जाएगा, प्रिपेयर करेगा, उसके बाद में 1 में 6 में 1 में आएगा। जो पहले व्यवस्था 5 की थी, अब 5 को हटा करके 6 कर दिया। और इस व्यवस्था में सरकारी खर्च पर ही सारी व्यवस्था होगी। वहाँ जो प्रिपरेटरी सरकारी स्कूल्स हैं या आंगनबाड़ी बाज़ाब्ता भोजन देते हैं। बहुत अच्छा। और सरकार ने भी यह समझा, गैर सरकारी संगठनों ने जिन्होंने यह लंबी लड़ाई लड़ी, लगभग हमको लगता है कि 30-40 साल के बाद यह सिनेरियो आया कि RTE लागू हुआ। तो RTE के साथ उसी समय आपको याद होगा कि RTI भी आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसमें यह है कि आप अपने किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं, चंद चीजों को छोड़ करके, पुलिस, मिलिट्री, वैज्ञानिक शोध वगैरह वगैरह वगैरह, जो फिलहाल हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। तो आपके पास RTI भी एक मंच है जहां से कि आप RTE में आपके बच्चे का एडमिशन अगर नहीं होता है, RTI कर दीजिए तो RTI से जानकारी कर सकते हैं। आप जवाब तलब कर सकते हैं DAC से, आप जवाब तलब कर सकते हैं स्कूल से कि भाई आप बताइए क्यों नहीं हुआ, और उसको बेस बना करके आप अदालत की शरण या विकास प्राधिकार की शरण ले सकते, विधिक सेवा प्राधिकार का शरण ले सकते हैं कि हमको हमारा हक दिलाइए। यहीं पर ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जैसे ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, उन्हीं की जरूरत होती है ना, तो ये अभिभावक को भी जानकारी नहीं होती, RTI की जानकारी उनको नहीं है, तो बेचारे अगर वो 2 बार एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं उसके बाद वो थक जाते हैं, तो उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। तो ये दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जनता को हम लोग एजुकेट करें कि भाई ये तुम्हारा हक बनता है, और अगर तुम्हारे बच्चे को दाखिला नहीं मिलता है तो ये तुम इस जगह में जाओ और डिपार्टमेंट में लिखित कंप्लेन करो और बताओ कि हमने ऐसा किया है, तब उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। एक तो हमको लगता है कि एक नए सिरे से कल्चर विकसित करना कि हमको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही है। बिल्कुल, यह नए सिरे से इसको डेवलप करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में कुछ हुआ भी है, स्कूल के लोग, टीचर लोग, सरकारी अथॉरिटी लगी, DC लगे, बाकी सारे लोग लगे। तो यह कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजें, और वो आंगनबाड़ी से सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजें। हमारा बच्चा वहां गया तो वहां सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, जितना भी हम बिजी हो, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि एक बार झलक देख लें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर, कि बच्चा हमारा कुछ सीख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, जैसे कि वहां पर इस एक्ट के तहत में स्कूल और गांव के लोगों को मिला करके, जो गार्जियंस हैं उनको मिला करके वहाँ स्कूल प्रबंधन समिति बनाई गई है, जिसका काम है उसको मॉनिटर करना है, स्कूल को क्या हेल्प चाहिए इसके लिए अथॉरिटीज से बात करना, वो सारी जिम्मेदारी है। टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आंगनबाड़ी में भी लगभग यही विजिलेंट टीम वगैरह टाइप बना करके कि वहाँ बच्चों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल रही कि नहीं मिल रही है, क्या मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, नहीं मिलने के कारण क्या है, इन सारे कारणों का निवारण। तो एक जो आता है कि सरकारी स्कूलों में चूंकि सरकार अभियान चला रही है, सरकार की जवाबदेही है और सरकार भर्ती कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, लेकिन वो बच्चा आपका स्कूल में रिटेन करता है कि नहीं करता है, क्या है कि अपने यहाँ ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, ड्रॉप आउट में आप देखिएगा कि हर सेक्शन में 8वीं के बाद ड्रॉप आउट भयंकर। उसको अब तो नहीं तुरंत कंट्रोल किया गया तो भविष्य में कंट्रोल भी नहीं होगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके साथ जुड़ गई है, RTE के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्किल वाला जो आया है, हमको लगता है कि रिटेन करने में थोड़ा सा ज्यादा, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मैं इसके पहले एक और बात बता दूं कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, संस्था लोग भी, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो ऐसी स्कूल चलाते हैं। जैसे मैं व्यक्ति विकास केंद्र से जुड़ा हुआ हूं, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। हम लोग घाटशिला में 15 स्कूल चलाते हैं, 3000 से ज्यादा बच्चा वहां पढ़ते हैं, निःशुल्क शिक्षा। अभी हमने ही 13 मई को यहाँ खूंटी रोड पे एक स्कूल स्टार्ट किया, निःशुल्क शिक्षा। जिस दिन मैं स्कूल स्टार्ट किया, वो हम लोग पूरे जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के यहाँ मेंबर्स हैं,
तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो उस दिन 40 बच्चे हमारे पास आ चुके थे। ठीक। फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन, हमने उनको ड्रेस भी, कपड़ा भी दिया। हाँ। और उसके बाद हमारा रेगुलर क्लास होता है, 6 दिन हम लोग बच्चों को 3 घंटा के लिए बुलाते हैं और पढ़ाते हैं। बीच में बंद हो गया था गर्मी के चलते, जो सरकार ने अनाउंस किया था। उसके बाद जब से फिर से स्कूल खुला है, रोज 4-5 गार्जियंस अपने बच्चों को लेके आते हैं कि मेरा बच्चों का भी दाखिला कर लीजिए, इसलिए कि हम लोग दूसरे जगह नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, फीस नहीं है, और बाकी जगह जो भी प्रावधान है वहां सीट फुल हो चुका है, जगह नहीं है। आपने फ्री स्कूल खोला है, मेरे बच्चों को ले लीजिए। अब हमारे पास में 4 कमरे हम लोगों ने बनाया है, तो उसमें जितना बच्चे हम लोग अभी फिलहाल हम लोग 40 बच्चे 45 बच्चे रखे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि और बच्चे। गार्जियंस अब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूक हो चुके हैं और चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, और वो देखना चाहते हैं कि बच्चे के क्या, आकर पूछते हैं कि इस स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, तो क्या किससे संबंधित, जैसे सीबीएसई में कोर्स होता है, ऊपर जाने पर वही सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने के लिए कि क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि भाई हम लोग आगे चल के उसको सीबीएसई स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वही प्रावधान रहेगा, वही चीज रहेगा, वही सिलेबस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, तो बड़े खुश हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उस लेवल में भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि उसमें जैसे मिस्त्री है या लेबर है या वो डेली वेजेस वाला है, तो वो लोग अपने बच्चों को ला रहे हैं, तो वो उनमें भी काफी जागरूकता है कि हम नहीं पढ़े लेकिन हम बच्चों को स्कूल में भेजें। अच्छा, जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात आपने कहा, जैसे 8th के बाद में जो बच्चे ड्रॉप आउट्स होते हैं, कि 8th के बाद लोग चुनते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, कि क्या करना है। उसके बाद देखते हैं कि गार्जियन भी समझने लगते हैं कि आगे में पढ़ाई करेंगे तो बहुत पैसा भी लगता है, बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा ठीक नहीं कर रहा है। तो कौशल विकास जो प्रधानमंत्री का योजना चालू किया गया, और वो बड़ा उपयोगी रहा और बहुत ही उपयोगी है आज के समय में, क्योंकि जब स्किल का वो सीख लेते हैं कोई चीज, जैसे कि टीवी मैकेनिक हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, या आपका कारपेंटरी हुआ, या मेसन का काम भी हो गया, या गाड़ी बनाने सीख लिया, इस तरह का स्किल डेवलपमेंट, या किसी को किसी प्रकार का ट्रेनिंग और प्रकार का ट्रेनिंग दे दिया, जैसे रिसेप्शन का ट्रेनिंग दे दिया, होटल में किस तरह से पैकेजिंग करना है उस तरह का ट्रेनिंग दे दिया। हर तरह का काम है, लोगों को स्पेशलाइजेशन है, और उसके लिए लोगों को जैसे पैकेजिंग करना है, तो पैकेजिंग करना भी एक स्किल है, तो उसको सिखाना पड़ता है। जैसे चाइना में देखते हैं कि उसके लिए अलग एक वर्गीकरण किया हुआ है कि ये सिर्फ पैकेजिंग करेगा, तो वो पूरा स्किल है, उसको पैकेजिंग करने का तरीका बताया जाता है, मैकेनिकल है प्लस फिजिकल भी उसमें होता है। तो इस तरह से करने से जो हमारा जो अभी विकास हो रहा है, हर तरह से हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हर प्रकार के प्रोडक्शंस हो रहे हैं, तो उसमें उनका उपयोग होगा और उनमें स्वावलंबिता बढ़ेगी और इस तरह से देश का भी विकास होगा। अपने यहाँ पहले से एक व्यवस्था रही, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की जो व्यवस्था की थी, बुनियादी शिक्षा में प्राइमरी से ही, या बल्कि कहिए कि इनिशियल स्टेज, लोअर स्टेज से ही सिखाना शुरू होता था कि आपको बागवानी करनी है, आपको हस्तकला करना है, उसमें कौन है। दूसरे कि अपने यहाँ एक कास्ट सिस्टम हुआ करता था, आज भी है। कास्ट सिस्टम से भी जो हुनर आता था कि ब्लैक स्मिथ क्या है, कारपेंटर क्या है, तो वो सारा कुछ ऐसे ही सीखने को मिल जाता था। कास्ट सिस्टम धीरे धीरे टूटता गया और गांव से निकल कर के शहर आता गया। शहर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्किल चाहिए, वो स्किल तो है उनके पास, एडुकेशन नहीं है। उसके हिसाब से जो उनको आमदनी होनी चाहिए अपने हुनर की, वो अपना नहीं कर पाते हैं। तीसरा आप देखेंगे आचार्य राममूर्ति कमेटी के बाद में 90s के आसपास ये एक नया सिस्टम शुरू किया कि हाई स्कूल्स में वोकेशनल क्लासेस शुरू किए गए, लेकिन वो धीरे धीरे फेल कर गए, इसलिए कि उसके लिए टीचर एडमिट करना था, ये टीचर की बहाली करनी थी, टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, ये सारा प्रक्रिया चली, लैब नहीं बने। अपने देश में, दुनिया में अब स्किल्ड की मांग है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ आरटीई के जुड़ने से स्किल डेवलपमेंट और एक तरह से कह सकते हैं बाजार की मांग के अनुरूप, पहले यह था कि गांव के मांग के अनुरूप
हुनरमंद लोग अपने यहाँ जो कारीगर थे वो हुआ करते थे कि गांव की जो मांग है उसके हिसाब से उतना ही परिवार होता था। इसलिए आप देखेंगे लोहार का परिवार एक ही होता था। इसी तरह से सब परिवार, इस तरह का जो भी कारीगर परिवार था एक एक गांव में हुआ करता था। गांव का डिमांड ही उतना था। लेकिन अब तो पूरी दुनिया खुली हुई है, ओपन मार्केट है, आपके पास स्टार्टअप भी है। इससे आरटीई को जुड़ने से कुछ लाभ होगा? बिल्कुल लाभ होगा, इसलिए कि देखिए अब तो नया प्रकार का हुनर भी जानना है। अब जैसे मार्केट में आपका कंप्यूटर आ गया, एसी आ गया है, मोबाइल आ गया है, एसी मैकेनिक हो गया है, फ्रिज हो गया, और इसी तरह से वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया। तो हर तरह का नया नया गैजेट्स आ रहा है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया। बिल्कुल। अब तो हर तरह का देखिए रिमोट कंट्रोल करके आप फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से नया नया हुनर ड्रोन से हमारे पास समय चूंकि खत्म हो रहा है, तो आरटीई में आपके मौलिक अधिकार के साथ शिक्षा के अधिकार को कानून बनाया गया है और मौलिक अधिकार के संविधान के अनुच्छेद में डाला गया है। इससे आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तब भी लड़ सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार उसका खर्च उठाएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।